SB ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में ये जो सीरीज चल रही है क्लास 10 फिजिक्स का जो हमारा लाइट चैप्टर है उसका जो सीरीज चल रहा है उसका ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे, यानी प्रतिबिंब कैसा होता है, एक आभासी होता है और एक वास्तविक होता है। साथ ही साथ हम दर्पण के बारे में पढ़े थे और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़े थे। एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार था, एक था उत्तल दर्पण और दूसरा था अवतल दर्पण। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज दर्पणों द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका कुछ आरेख हो जाता है। जैसे हम किसी भी अगर कोई भी चित्र प्रतिबिंब डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ दो किरणों की आवश्यकता होती है। जहां पर वे दो किरणें एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर हमें उसका प्रतिबिंब मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बिंब है, बिंब से चलने वाली दो किरणें हैं। एक तो ये चल रहा है जो कि परावर्तन के फलस्वरूप पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है। दूसरा ये समांतर आ रहा, अभिलंबवत पड़ रहा है। अभिलंबवत पड़ने की वजह से भी क्या हो रहा है, ये जो है उसी माध्यम में ये भी लौट जा रहा है। तो ये देखो, अगर हम इसको आभासी इधर खींचें, यानी दर्पण के पीछे आभासी रूप से उसको खींचें, तो यहाँ पर कुछ कटान बिंदु मिल जाएगा जो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब होगा। यानी बिंब क्या होगा हमारा, इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब जो दर्पण समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, हमेशा क्या बनेगा, आभासी और सीधा। हमने आभासी में आपको डिफिनीशन बताया था कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं ये क्या है, दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के पीछे होने की वजह से क्या हम इसको पर्दे पर अध्यारोपित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें मिल जाता है कि जो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। लेकिन अगर आप कभी शीशे में देखे होंगे तो हम उल्टे नहीं हो जाते, हमारा जो है हम सीधा ही हमारा प्रतिबिंब रहता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होगा। जो हमारा साइज एंड शेप है, अगर हम किसी समतल दर्पण में देखेंगे तो उसके हमारे साइज और शेप के बराबर ही हमारा जो प्रतिबिंब होगा, या किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में उसके बिंब के यानी उस वस्तु के आकार या साइज के बराबर ही होगा। दूरी बराबर होगी, जितने दूर हम समतल दर्पण से खड़े रहे होंगे उतनी ही दूर समतल दर्पण के अंदर जो होगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो यहाँ बिंब से समतल दर्पण की दूरी है, ये मान लो अगर ये यन है तो यहाँ पर भी इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी, यन होगी। यानी बिंब से समतल दर्पण की जो दूरी होगी वो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। और दूसरा हमारा आ जाता है वेग दोगुना। अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने किसी वेग से, मान लीजिए v वेग से अगर हम उसके सामने दौड़ रहे हैं तो उस समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कितने वेग से दौड़ेगा, वो दोगुने वेग से हमारा प्रतिबिंब दौड़ेगा समतल दर्पण के अंदर। दायां बायां उल्टा हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा जो ये राइट ईयर है वो लेफ्ट की तरफ शो करेगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट की तरफ शो करेगा। आप अगर रीजनिंग पढ़े होंगे तो रीजनिंग में पूछता है कि ये जो बी है, यहाँ पर बी देखिए, तो इसका जो है मिरर इमेज क्या होगा। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके का होगा, जो इधर था वो पहले आ गया और जो बाद में था वो, जो पहले था वो बाद में आ गया। तो ये भी पूछता है रीजनिंग, हालांकि ये तो रीजनिंग नहीं तो फिजिक्स है, लेकिन यहाँ पर भी समतल दर्पण की अगर प्रॉपर्टी आप पढ़े रहे होंगे तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में। चलिए, गोलीय दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले
प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, प्रतिबिंब का आरेख कैसे खींचा जाता है, उनके नियमों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि हम नियम नहीं जानेंगे तो हमें आरेख खींचने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा नियम आ जाता है, ये जो पहला नियम है ये क्या कहता है कि मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। ये मुख्य अक्ष था और ये मुख्य फोकस है, ये है वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है, वो क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से जाती है। ये जो एरो लगा हुआ है, आप एरो देख रहे हैं, ये एरो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखिए यहाँ पर जो एरो है, एरो लगा हुआ है, ये दिखाता है कि जो किरण है वो इधर से जा रही है और इधर को चली जा रही है, और यहाँ पर एरो इस तरीके का लगा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये इधर से जा रही है और इधर को चली आ रही है। और तीसरा हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप पुनः उसी मार्ग से लौट आ जाती है। क्यों लौट आती है? क्योंकि यहाँ पर जो है अभिलंबवत पड़ रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर अभी अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप स्पर्श रेखा, हाँ मैथ में स्पर्श रेखा आप पढ़े होंगे। तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या को केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, वो स्पर्श रेखा पर अभिलंब होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक स्पर्श बिंदु होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए ये अभिलंबवत पड़ रही है, और अभिलंबवत पड़ने की वजह से जो है वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। और हमारा चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि जो अगर किसी ध्रुव पर पड़े या किसी अन्य बिंदु पर हमारा प्रकाश की किरण पड़े तो वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। फिर से चारों नियम को देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम उसका अपोजिट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। और चौथा हमारा नियम है कि मुख्य दर्पण के किसी भी बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानते हैं। और पहली स्थिति क्या होती है? जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो लेट अस कंसीडर दैट AB इज अ इमेज, AB इज अ ऑब्जेक्ट। AB क्या है? एक वस्तु है या बिंब है। तो उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर होगी। ये यहाँ पर देखिए, इसका किरण आरेख है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो यहाँ से हमने एक नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से जाती है। तो ये हमारा बिंब है, इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। और ये भी हमने बताया था कि अगर हम किरण आरेख या प्रतिबिंब बनाने का डायग्राम खींच रहे हैं तो दो किरण होना आवश्यक, और जहां वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी वो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हमने एक किरण ये ले लिया, वो कहाँ से जा रहा है? मुख्य फोकस से। और दूसरा किरण ये ले लिया, वो कहाँ से जा रहा है? वो भी मुख्य फोकस से आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को
एफ पर बाइसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया, हमारा एफ पर उसका प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा हो गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, बहुत छोटा। साथ ही साथ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टा। वास्तविक कैसे होगी, अगर हम यहाँ पर कोई पर्दा रखें, अगर हम यहाँ पर कोई पर्दा रखें तो हम बिंब के प्रतिबिंब को पर्दे पर अध्यारोपित कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा और ये उल्टा बनेगा। इससे तो आपको नहीं पता चल रहा है कि सर ये बिंदुवत है, तो कैसे पता चलेगा कि ये उल्टा है कि नहीं। इसके लिए एक दूसरा डायग्राम ऐसे खींचा जा सकता है। मानो ये क्या है, ये है अवतल दर्पण और ये मुख्य फोकस है, और यहाँ पर हो गया उसका मुख्य फोकस, और ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। ये अनंत पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई वस्तु क्या है, ए बी है। तो इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। ठीक, और हमने ये पढ़ा था यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर जाएं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से अगर हम लेकर जाएं तो हमारा ये कैसा बन रहा है, वक्रता केंद्र से अगर हम इसको लेकर जाएं तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा कि वक्रता केंद्र से अगर हम लेकर जाएं तो किरण फिर से उसी माध्यम में लौटकर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति बी डैश ए डैश हुई कि नहीं, बी डैश ए डैश हो गई। तो यहाँ पर देखिए उल्टा बन रहा है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उल्टा होगी। दूसरी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो हम अब प्रतिबिंब को कहाँ रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आइए इस स्थिति को जानते हैं। चलिए अब अगर वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, वो किस आकार का होगा और उसकी प्रकृति कैसे होगी, इसके बारे में जानते हैं। और उसका आरेख कैसा होगा, तो आरेख आप कुछ ऐसा देख रहे हैं। मान लीजिए ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच ये जो एक बिंब है, एक ऑब्जेक्ट है ए और बी है। तो इससे चलने वाली एक किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कहां से होकर परावर्तन के फलस्वरूप कहां से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण को हम मान लेते हैं वो कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसका जो परावर्तन के फलस्वरूप मार्ग कैसा होगा, पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी। तो हमारा यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, तो इसी से हम अभिलंबवत मुख्य अक्ष पर एक रेखा खींच देंगे। तो उस बिंदु और मुख्य रेखा की जो लंबाई होगी या बीच का जो भाग होगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो उसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट कर देंगे। तो हमारा बिंब क्या होगा, ए डैश बी। अब इसके प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखें तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब का जो है प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा है। यहाँ पर अगर हम पर्दा रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उस पर अध्यारोपित हो जाएगा, तो वो वास्तविक है। और डायग्राम में देखिए ये क्या है, उल्टा है। अब आकार की बात करें तो आकार छोटा होगा, इससे ए बी से ए डैश बी डैश छोटा होगा। अब हम जानेंगे क्या कि वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वस्तु की स्थिति। जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
बात करें उसके आकार की यानी उसके साइज की, तो वह क्या होगा, उस प्रतिबिंब के उस वस्तु के बराबर होगा। इसका प्रतिबिंब के बनने का आरेख देखते हैं। अगर हम AB नाम का कोई बिंब है, कोई वस्तु है, उसको वक्रता केंद्र पर रखते हैं और उससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेते हैं, तो वो कहाँ से जाएगी, वक्रता, वो मुख्य फोकस से जाएगी। और फिर हम यहाँ से प्रतिबिंब से बिंब से चलने वाली कोई किरण लेंगे, वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, तो वो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वो एक दूसरे को कहाँ कट करेगी, कुछ यहाँ पर ए डैश पॉइंट पर कट करेगी, जिससे हम अभिलंबवत मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, तो हमें उस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा, AB के बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि वस्तु की स्थिति अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रकृति उसकी क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। साथ ही साथ उसका आकार वस्तु के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं वस्तु की। अगर हम स्थिति को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। डायग्राम में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम AB नाम का कोई वस्तु रखते हैं और उससे किरण एक ले जाते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो परावर्तन के फलस्वरूप वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण को अगर हम मुख्य फोकस से लेकर जाएंगे, तो वो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो बिंदु को अगर हम A डैश मान लेते हैं और वहां से एक लंब हम मुख्य अक्ष पर खींचते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब की वो स्थिति कहलाएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, साथ ही साथ वो वस्तु के आकार में बड़ा होगा। अब बात कर लेते हैं वस्तु की स्थिति को अगर हम मुख्य फोकस पर रखें तो कहाँ बनेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर वस्तु को की स्थिति मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। डायग्राम में अगर हम देखें, तो हमारा जो वस्तु AB है, BA है, उससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन के फलस्वरूप वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। उसके बाद हम एक किरण ले लेंगे जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से जाएगा, जो उसी मार्ग में वापस चलाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो फिजिक्स में ये मान लिया जाता है कि ये अनंत पर जाकर के कटेंगी। तो जहां पर ये जा करके एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां हमारा क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। इसकी वजह से जो है इसका जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह बहुत बड़ा होता है, परंतु उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इसको हम पर्दे पर अध्यारोपित कर सकते हैं। अगर हम बात करें, तो अब हम वस्तु को यहाँ पर रखकर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, अगर वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। डायग्राम में अगर देखें तो हमारा ये जो है ये फोकस है और ये ध्रुव है। इसके बीच हमारा बिंब रखा हुआ है AB। इससे हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर जाते हैं जो कि परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से आएगी। उसके बाद हम यहाँ से एक किरण लेकर जाएंगे जो कि उसी मार्ग में लौटकर चली आएगी। क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही। तो अगर देखें तो ये एक दूसरे के ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे फैल रही, तो ये इधर बाइसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम आभासी रूप से इसको पीछे कटती हुई प्रतीत होती है। तो हमने इसको बढ़ा दिया पीछे की तरफ, तो यहाँ A डैश बिंदु पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो वहां से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे
जो होगा a डैश b डैश, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब का अगर बात करें स्थिति तो वो दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे होने की वजह से हम इसको पर्दे पर अध्यारोपित नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा, सीधा होगा। अब बात करते हैं उसके आकार की, तो आकार जो होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु के आकार का से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण पर आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, साथ ही साथ वस्तु से बड़ा बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट आपको मिलता रहे। जय हिंद।